Hello students, welcome to Bring Up Education. I am your biology expert Miss निकिता त्रिपाठी। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में, जो कि है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है। तो इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम लोग जानेंगे कि हमारी बॉडी किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। हमारी बॉडी क्यों, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी आप ले लो या फिर किसी भी आप प्लांट की बॉडी ले लो, वो सब चीज़ें बनती कैसे हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल आपको दूंगी। एग्जाम्पल के जरिए मैं समझाना चाहूंगी आप लोगों को कि अगर एक हाउस हम देखते हैं तो एक हाउस में बहुत सारे रूम्स होते हैं। उन रूम्स में कई सारे वॉल्स होते हैं, और जब आप वॉल्स को देखोगे तो वॉल्स जो होता है वो कई सारे ब्रिक्स से मिलकर बना होता है। आप ब्रिक्स से छोटा नहीं जा सकते हो, तो आप कह सकते हो कि जो ब्रिक है वो हाउस का फंडामेंटल यूनिट है। वैसे अगर आप ह्यूमन बॉडी देखोगे तो ह्यूमन बॉडी जो होती है वो बहुत सारे ऑर्गन्स से मिलकर बनी होती है, और वो जो ऑर्गन्स है, हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं, आप सबको पता है। तो वो ऑर्गन्स जो हैं वो हमारे लाइफ के फंडामेंटल यूनिट होते हैं। और वो ऑर्गन्स किससे मिलकर बने होते हैं, आप ये सोचो। ऑर्गन्स जो हैं वो टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, और टिश्यू जो है वो सेल से मिलकर बना होता है। तो स्टूडेंट्स, सेल जो है वो हमारी लाइफ का फंडामेंटल यूनिट है। तो सेल की डेफिनेशन आप कह सकते हो कि क्या होगी। तो सेल जो होता है वो हमारे जीवन की मूलभूत इकाई होता है। द सेल इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ लाइफ प्रोसेस। सेल के बाद स्टूडेंट्स हम लोग जान लेते हैं सेल के टाइप्स क्या क्या हैं, सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट जो सेल होते हैं वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा यूकैरियोटिक सेल। तो पहले मैं आपको उसके नाम से एक्सप्लेन कर दूंगी। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब फॉल्स, और कैरियोटिक शब्द जो आया है वो कैरियन से आया है। कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, तो इसमें जो होता है फॉल्स न्यूक्लियस अवेलेबल होता है। और यूकैरियोटिक, यू मतलब ट्रू और कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, तो इसमें जो होते हैं ट्रू न्यूक्लियस इन्वॉल्व होते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक्स में अंतर क्या क्या है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का एक मैंने नॉर्मल सा आपको डेफिनेशन देकर के समझाया कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आप ऐसे पहचान सकते हो। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बाद हम लोग देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर क्या क्या है। तो प्रोकैरियोटिक जो होता है इनमें अविकसित केंद्रक होते हैं, जिसमें केंद्रक कला व हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। इसमें आपका केंद्रक कला, हिस्टोन प्रोटीन ये सब अब्सेंट होते हैं। और आप यूकैरियोटिक में देखोगे इनमें पूर्व विकसित केंद्रक होते हैं, जिनमें केंद्रक कला और हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होते हैं। यानी इसमें हिस्टोन प्रोटीन हो गया, आपका केंद्रक हो गया, केंद्रक कला, ये सब जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। आप सेकंड देखोगे इनमें कोशिकांग, गोल्गी काय, अंतर्व्ययी जालिका, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होते हैं। और आप यूकैरियोटिक में देखोगे तो इसका जस्ट अपोजिट, इसमें सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। आपका थर्ड पॉइंट, इनमें श्वसन, जीव द्रव्य कला ये सब द्वार होते हैं, इनमें सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं। आप यूकैरियोटिक में देखोगे। प्रोकैरियोटिक में इनमें राइबोसोम 70S टाइप के होते हैं, और यूकैरियोटिक जो है इसमें राइबोसोम 70S एंड 80S दोनों टाइप के होते हैं। प्रोकैरियोटिक में आपका रिक्तिका नहीं होती, और यूकैरियोटिक आप देखोगे तो यूकैरियोटिक में रिक्तिका पाई जाती है। और अगर आप प्रोकैरियोटिक में देखते हो तो इसमें कोशिका विभाजन, विखंडन या मुकुलन द्वारा होता है। इसमें जो भी आपके सेल्स डिवाइड होंगे वो सब के सब आपके मुकुलन और विखंडन द्वारा ही होंगे। लेकिन यूकैरियोटिक जब आप देखोगे तो यूकैरियोटिक में विभाजन सूत्री और असूत्री के द्वारा होता है। हमने प्रोकैरियोटिक के बारे में जान लिया और यूकैरियोटिक के बारे में जान लिया। अब हम लोग जानते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल क्या होता है। प्लांट में भी सेल्स होते हैं और एनिमल्स में भी सेल होते हैं, तो इसके बारे में जान लेते हैं और इसके डिफरेंसेस क्या क्या हैं ये देख लेते हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल का हम लोग डिफरेंस देखते हैं। तो आपका प्लांट सेल जो होता है स्टूडेंट्स वो आपका लार्जर होता है, यानी बड़ा होता है, बट जो आपका एनिमल सेल होता है वो स्मॉलर होता है। प्लांट सेल में आप देखोगे सेल वॉल प्रेजेंट रहते हैं, बट एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहते। प्लांट सेल में न्यूक्लियस साइड में होता है। आप उसका जब डायग्राम देखोगे तो डायग्राम में आप देख रहे होगे कि जो न्यूक्लियस है वो साइड में है, बट एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में है, वो बीचों बीच पाए जाते हैं। प्लांट सेल में 1 वेस्कुलस होते हैं, बट एनिमल सेल में बहुत सारे वेस्कुलस होते हैं। सेल और एनिमल सेल के बाद अब हम लोग चलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सेल। सेल है तो उसके कंपोनेंट्स भी एक एक करके जान लेते हैं।
तो स्टूडेंट जो कंपोनेंट्स हैं हमारे वो देखते हैं हम। तो सेल मेम्ब्रेन पहले आता है। सेल मेम्ब्रेन को देखने से पहले हम लोग जान लेते हैं न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में आपने देख रहे होंगे कि लिक्विड्स है। वो लिक्विड क्या होती है? वो जो लिक्विड होती है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, और उसी साइटोप्लाज्म में सारे सेल ऑर्गेनिजम्स इंक्वायर रहते हैं। आप उस लिक्विड में देखोगे सारे छोटे छोटे सेल ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे होंगे। उसी को हम लोग सेल ऑर्गेनिज्म अब प्रेजेंट कहते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म में होते हैं। और अगर अब हम बात करें एंडोसोमल की बात करते हैं तो वो सेल वॉल होता है, सेल वॉल में पाया जाता है। हम लोग देखते हैं पहले स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन में स्टूडेंट, सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सबसे बाहरी परत होती है। वो बाहरी परत जो होती है वो बाहर के घटकों, जो पर्यावरण के बाहर की घटक होंगी, उन सबसे अलग करती है। उन्हें कंपोनेंट्स के बारे में बात कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं लिविंग सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। क्या क्या चीजें हैं इसमें, कैसे कैसे होती हैं, इनको देख लेते हैं। ये सब आपस में कनेक्टेड ही हैं, तो इनको देखते हुए चलते हैं। सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हुए ही चलेंगी। सेल ऑर्गेनल्स में हम लोग बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी अंतर्द्रवी जालिका। ये क्या होता है, इसकी खोज किसने की थी? इसकी जो खोज है वो के.आर. पोर्टर ने 1945 में की थी। और ये जो है ये केंद्रक कला के कोशिका कला तक फैली नलिकाकार रचना होती है। आप इसका डायग्राम देखोगे तो वो केंद्रक कला से कोशिका कला तक फैली हुई एक रचना है। सेकेंड पार्ट हमारा जो है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को स्टूडेंट आप लोगों ने सुना होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको पावर हाउस भी कहा जाता है। क्यों पावर हाउस? वो भी किस चीज को उसे पावर हाउस कहा जाता है? तो उसे सेल का पावर हाउस कहा जाता है। और इसकी खोज जो है वो अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने 1892 में की थी। 1892 में अल्टमान ने इसे देखा था और उसे खोजा था। इसमें जो है कोशिका द्रव में, इसकी जो कोशिका द्रव आप देखो, कोशिका द्रव दिख रही है, उस कोशिका द्रव में छोटे छोटे कण, तंतु, गोलाकार छड़ों के रूप में पाया जाता है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है उसमें 2 लेयर होती हैं। पहले बने जो होते हैं वो थैले या फ्लास्क के समान होती हैं। इसकी जो दीवार होती है प्लाज्मा झिल्ली के समान वसा और प्रोटीन से बनी जो 3 लेयर की दीवारें होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहा जाता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये ऊर्जा यानी एनर्जी प्रोवाइड करती है, इसलिए इन्हें जो है पावर हाउस कहा जाता है। अब हमारी अगली पॉइंट है गोल्जी काय। गोल्जी क्या होता है? गोल्जी काय को स्टूडेंट शायद आप लोगों को पता होगा कि इन्हें 3 नाम से भी जाना जाता है। पहला है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, दूसरा है गोल्जी उपकरण और तीसरा है गोल्जी सोम्स। और अब आते हैं कि इनकी खोज किसने की थी, तो गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। इन्हीं के नाम पे इसको गोल्जी काय भी कहा जाता है। अगर हम बात करें गोल्जी काय के वर्क की कि इनका क्या वर्क होता है, इनके कार्य क्या होते हैं, तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट जो गोल्जी काय होते हैं यह कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट का निर्माण करते हैं। जो कोशिका विभाजन जब होती है, जब वो टूटते हैं, तो उस टाइम जो प्लेट्स बनती है उनका निर्माण गोल्जी काय करते हैं। आप सेकंड देख सकते हो, कह सकते हो कि ये कोशिका पदार्थ जैसे कि आपका लिपिड हो गया, स्ट्रोलॉन्स हो गया, इन सब का जो श्रावण और संचय होता है ये भी गोल्जी काय ही करता है। अब हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट प्लास्टिड्स की, यानी लवक। लवक क्या होता है और इसकी खोज किसने की थी ये जान लेते हैं। तो लवक जो होता है स्टूडेंट, इसकी खोज हैकल ने 1865 में की थी। इनको जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, वर्णिक लवक यानी क्रोमोप्लास्ट और अवर्णिक लवक यानी लिक्योप्लास्ट। इन तीनों के तीनों अलग अलग डिवाइड किए गए हैं। इन तीनों के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, अलग अलग वर्क होते हैं। तो ये तीनों जान लेते हैं कि ये तीनों क्या होते हैं। तो जो हरित लवक होता है स्टूडेंट, इसमें परहिडिम यानी क्लोरोफिल, ये जो क्लोरोफिल होता है ये उपस्थित होता है। आप देखे होगे, अपने पत्तियां देखते होगे तो वो ग्रीन कलर की होती हैं। वो क्यों होती हैं? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है, इस वजह से वो ग्रीन होती हैं। वर्णिक लवक, वर्णिक लवक क्या होता है? इसमें पर्हरिम, ये मतलब रंगहीन लाल, पीले और नारंगी रंग के लवक हैं जो फूल फलों को आकर्षित देते हैं। जो आपका वर्णी लवक में जब आप आओगे तो वर्णी लवक जो होते हैं हमारे,
वो आपके फ्लावर जो होते हैं उसके प्लांट्स के फ्लावर्स को कलर देते हैं, उनको एक अट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं, वो तभी अट्रैक्टिव लगता है, सुंदर लगता है। अब उसके बाद हम आ जाएंगे अवर्णिक लवक पे। अवर्णिक लवक क्या होता है? अवर्णिक लवक, आपको नाम से अंदाजा लग रहा होगा कि अवर्णिक लवक जो होता है यह रंगहीन लवक होता है। इसमें यानी कोई भी कलर नहीं पाए जाते। इसमें खाद्य पदार्थ आप कहो तो मंड, वसा और प्रोटीन के रूप में संग्रहित होता है। इसमें जो भी आपके भोजन बन रहे हैं वो सब के सब इन्हीं तीनों के रूप में राइबोसोम की अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स। राइबोसोम का अगर शेप और स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो हम कह सकते हैं जो राइबोसोम होता है वो डोम शेप का होता है। डोम शेप यानी डमरू, आप सभी ने डमरू देखा होगा, उसी शेप का राइबोसोम भी होता है। और राइबोसोम के अगर व्यास की बात करते हैं तो राइबोसोम का जो व्यास होता है वो 140 से 160 एंगस्ट्रॉम तक होता है। राइबोसोम के व्यास के बारे में बात कर लिया, उसका शेप क्या है हमने ये जान लिया। राइबोसोम आखिर खोजा किसने, ये क्वेश्चंस भी आते हैं। तो राइबोसोम जो है वो पेलार्डे नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने राइबोसोम की खोज की। ये राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होता है। राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए और प्रोटीन से मिलकर राइबोसोम बना होता है। आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनने होने की वजह से इसको राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन भी कहते हैं। अगर हम राइबोसोम के टाइप्स की बात करें तो राइबोसोम 2 टाइप्स के होते हैं, एक 70S टाइप और दूसरा 80S टाइप। 70S टाइप का जो अवसादन गुणांक होता है वो 70S होता है और 80S का जो अवसादन गुणांक होता है वो 80S होता है। इन दोनों में जो डिफरेंस होते हैं, 70S जो होता है वो साइज में थोड़ा छोटा होता है, बट जो 80S होता है वो 70S की अपेक्षा थोड़े बड़े बड़े होते हैं साइज में। राइबोसोम के बाद स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे लाइसोसोम की। लाइसोसोम की खोज किसने की, ये कहाँ पाया जाता है, क्या वर्क है, इसके बारे में जानेंगे। तो लाइसोसोम के पहले आते हैं, हम लोग देखते हैं कि लाइसोसोम की खोज किसने की। तो लाइसोसोम की जो खोज है वो डी डुवे नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने की, जो कि 1955 सन में की थी। और ये जो लाइसोसोम होता है ये ज़्यादातर एनिमल सेल्स में पाया जाता है। आप अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो लाइसोसोम ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल सेल्स में ही दिखेंगे आपको। और अगर इसके वर्क की बात करें कि लाइसोसोम का वर्क क्या होता है, क्या कार्य करते हैं लाइसोसोम, तो लाइसोसोम में कोशिका के अंदर पहुंचे हुए खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनका पाचन करना होता है। जब कोशिका के अंदर आप चीज़ें खाते हो, वो पहुँचती है, तो उसमें जो उस चीज़ को पचाता है, उस खाद्य पदार्थ को पचाने का काम करता है वो लाइसोसोम करता है। अगर आप चाहो तो दूसरा भी इसका वर्क देख सकते हो। दूसरा वर्क ये है कि ये जो प्रोटीन, वसा, ग्लाइकोजन आदि पदार्थ का पाचन करके कोशिकाओं को ये ऊर्जा भी प्रोवाइड करता है, यानी एनर्जी प्रोवाइड करता है वो सेल्स को। जब वो पचाएगा तो ऑटोमेटिक एनर्जी रिलीज होगी, ऑटोमेटिक एनर्जी बनेगी, तो वो एनर्जी भी सेल्स को प्रोवाइड करता है। इसका इम्पोर्टेंट वर्क यही है। अब हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र, ये क्या है, इसकी खोज किसने की, इसके बारे में जान लेते हैं। तो क्रोमोसोम शायद स्टूडेंट्स आप सभी को पता होगा कि क्रोमोसोम जो है वो सभी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट रहता है, वो सभी के ह्यूमन बॉडीज में पाया जाता है। तो क्रोमोसोम की जो खोज है वो ई स्टॉरबर्गर ने 1875 में की थी। और क्रोमोसोम को नाम जो ये क्रोमोसोम पड़ा वो किसने दिया था, तो ये जो नाम है वो वॉलेंडर ने सन 1889 में क्रोमोसोम नाम दिया था। वॉलेंडर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इसे क्रोमोसोम नाम दिया। और क्रोमोसोम जो है वह सामान्यतः जो ह्यूमन बॉडी है, मतलब नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में इसकी जो अगर हम संख्या कहेंगे कि ये कितनी होती है, तो 46 होती है। इसकी संख्या नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में 46 होती है। सूक्ष्मदर्शी द्वारा अगर आप अध्ययन करोगे इसके बारे में तो प्रत्येक क्रोमोसोम में एक मैट्रिक्स के भीतर 2 महीन सूत्र कुंडली के रूप में परस्पर सटे हुए दिखाई देते हैं। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे उससे सूक्ष्मदर्शी से, तो आप देखोगे कि इसमें जो मैट्रिक्स के अंदर जो है 2 महीन सूत्र जो होते हैं उनकी कुंडली परस्पर जो है चिपकी हुई, सटी हुई दिखाई देती है, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो। और इन्हीं को जो है हम लोग क्रोमोनिमेटा भी कहते हैं। ये जो सटे हुए हैं तो इनको हम लोग क्रोमोनिमेटा भी कहा जाता है। और क्रोमोसोम का अगर हम वर्क देखेंगे तो क्रोमोसोम का वर्क क्या होता है, तो क्रोमोसोम जो होते हैं वो आरएनए का निर्माण करते हैं, यानी आरएनए बनाते हैं।
क्रोमोसोम में क्या क्या चीजें उपस्थित होती हैं ये भी जान लेते हैं। तो क्रोमोसोम में आपका जो गुणसूत्र की रचना जो है वो डीएनए, हिस्टोन, आरएनए इन सब के अम्लीय प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसी को क्रोमोसोम कहा जाता है। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का लास्ट टॉपिक हमारा क्रोमोसोम था, जिसके बारे में मैंने आप सबको बता दिया। यहीं पे हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है, आज की क्लास खत्म होती है। थैंक यू सो मच।